नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मुंगेर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब खुलेआम मुखिया तक को धमकी दी जा रही है। मामला बेलाडी पंचायत का है, जहां के मुखिया विजय यादव को धमकी दी गई है। मुखिया ने आरोप लगाया कि उनके गांव का रहने वाला प्रकाश यादव उनके दरवाजे से होकर अवैध शराब और हथियार ले जा रहा था। इस दौरान जब उसने मना किया तो मारपीट पर उतर आया। प्रकाश यादव ने धमकी दी कि अगर 1 लाख रुपया नहीं पहुंचाया तो जान से मार दूंगा। इसके बाद आरोप है कि प्रकाश यादव ने अपने एक साथी रोशन से मुखिया विजय यादव को फोन कर धमकी दिलवाई। फोन पर रोशन ने कहा कि जैसे उसने मुखिया के भाई की हत्या की वैसे ही वो उसकी भी हत्या कर देगा। हेलो, हाँ विजय बोले छो, मैंने प्रयास रोशन ओने प्रयास रोशन बोले छिए जो 2 मर्डर करले छिए, तेसरा मर्डर तोरा नंबर छौ। अरे बताबो जा हमरो तो मर्डर करबा। हां तो ठीक है, हम तैयार छे मरेला। एगो भाई तोरा मारला छो ना, तो दूसरा मारी किस कने को क्यों होइसे? हां एगो भाई तोरा मार लियो ना, तोरा मारी को किस होइसे? अच्छा इतने गन गए। हां जेलो से अभी एलियन से और थोड़ा जेल जाए पूरा नंबर लगी इसको। अच्छा हालांकि देखिए, मुखिया विजय यादव ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें प्रकाश यादव के साथ मनीष यादव और रोशन यादव को आरोपी बनाया गया। हालांकि मुखिया ने प्रशासन पर इस मामले में लापरवाही से जांच का आरोप भी लगाया है। तीनों आदमी क्रिमिनल है। प्रकाश यादव मेरे गांव के ही आदमी है। मनीष यादव और रोशन ये तारापुर लपटोलिया के हैं। ये तीनों वांटेड क्रिमिनल हैं। और यहाँ तक ऑडियो में जो है कि उसका सीधा कहना है कि हम 2 को का मर्डर कर दिए हैं। तुम्हारा भाई जो पूर्व मुखिया था उनको मारने में हमको देर नहीं लगा, तो तुमको मारने में मुझे कितना देर लगेगा। ये सारे लोग क्रिमिनल है। बांका, भागलपुर, मुंगेर सभी जिला में ये लोग वांटेड है। दरवाजे होकर के नहीं जाइए, इस ये बात का सूचना हम प्रभारी को भी कई बार दे चुका, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। तो देखिए, मुंगेर से खबर आई जहां पर एक मुखिया को जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने के बाद यह भी कहा गया कि अगर 1 लाख रुपए नहीं पहुंचाते हैं तो उनको भी उनके भाई की तरह गोली मार दी जाएगी। हैरानी देखिए, मुखिया है विजय यादव और इस धमकी के बाद उन्होंने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। नामजद एफआईआर है 3 लोगों के खिलाफ, और लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार में अपराधी कितने बेलगाम हो गए, इस बात की तस्दीक मुंगेर से ये खबर कर रही है। जहां बिहार अनलॉक हुआ, अपराधी भी अनलॉक हो गए हैं और कैसे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऑडियो भी वायरल हो गया है, सबूत भी पुलिस के हाथ है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और देखिए, बड़ी खबर, धमाके के 98 घंटे बीत गए, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बांका मदरसा ब्लास्ट में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मारे गए इमाम के आजमगढ़ से भी तार जुड़े हुए मिले हैं। 8 जून की सुबह 8 बजे धमाका हुआ था और एनआईए इस पूरे मामले की अब जांच कर रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धमाके का 98 घंटे बीत गए, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। एनआईए मदरसा धमाके मामले की जांच कर रही है और जो इमाम इस हादसे में मारे गए थे उनका आजमगढ़ कनेक्शन भी सामने आया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस वहां पहुंचती है, अधिकारी वहां पहुंचते हैं जांच करने, तो गांव के बच्चों को भी भगा दिया गया है। पुरुष भी वहां से गायब है, भागे हुए हैं। ज्यादातर घरों में ताला लगा हुआ है। 8 जून की सुबह 8 बजे जोरदार धमाका हुआ था और बांका में मदरसा जो है जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक इमाम की मौत हुई थी। इमाम के बारे में जानकारी मिली कि झारखंड के मधुपुर के रहने वाले हैं वो, और उनका आजमगढ़ से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लगभग 100 घंटे होने को है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक नहीं हो पाई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब तक पुलिस क्या कर रही है, एनआईए की टीम क्या कर रही है, आखिर किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं इस मामले में अब तक हो पाई है।
और नागेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े। नागेंद्र, 98 घंटे हो गए हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि कई बात सामने आई कि इमाम साहब का जो शव है गांव के बाहर मिलता है, 4 लोग वहां से भाग खड़े होते हैं, गांव के पुरुष भाग खड़े हुए हैं, बच्चों को भी भगा दिया गया है। किसी की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में क्यों नहीं हो पाई, क्या पता चल पाया है? अनूप, मैं बता दूं कि घटना के बाद से पुलिस का कहना है कि हम लोग उसके जो कुछ क्लू मिले हैं, क्लू के आधार पर छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन छापेमारी में अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन अभी अभी ये खबर मिल रही है कि जिस कार से इमाम को लेकर भागा गया था और बाद में फिर गांव के बाहर फेंक के गया था, उस कार ड्राइवर की पता चल गया है और कार ड्राइवर के ठिकाने पे छापेमारी जारी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये बहुत आश्चर्य में डालने वाली बात है और तरह तरह की बातें आ रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी के नाम पे, कार्रवाई के नाम पे शून्य है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नागेंद्र, ये भी पता चला कि मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था, ऐसे में कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो अवैध तरीके से इसको चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो इमाम साहब जिनका शव मिला है, उनका शव वहां तक, कार तक, गांव के बाहर तक कैसे पहुंचा है, कौन लेकर गया? इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए। जी, सही बात है कि प्रशासन को ये पता चल गया है कि मदरसा से जुड़े कौन कौन है, उसके कमेटी के कौन कौन है, लेकिन वो गांव से फरार है। अब तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी न हुई है, न वो सामने आता है। पुलिस का ये कहना है कि जिस कार से लेकर भागा गया था उसकी पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस इसको गुप्त रखी है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नागेंद्र, क्या गांव के पुरुष गांव लौट आए? बच्चों के बारे में कहा जा रहा था कि बच्चों को भी गांव से भगा दिया गया, क्या स्थिति अभी वहां कौन है गांव में? देखिए अनूप, जहाँ तक सवाल है, गांव के जो पुरुष है, बताया जा रहा है कि पुरुष गांव के घरों में ही छुपे हुए हैं, आसपास के गांव में हैं, लेकिन गांव में वो नजर नहीं आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जब न्यूज 18 की टीम कल बच्चों से मदरसा में तालीम की जानकारी लेने गई तो बच्चे शुरुआती दौर में महिलाओं के साथ सामने जरूर आए, लेकिन जब उनको कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई तो सारे बच्चे भाग गए और महिलाएं भी सामने आ गई। इतना तक ऑफ कैमरा वो लोग इतना तक बताया कि मदरसा में उर्दू, फारसी और असलन और तरह तरह के शिक्षा के बारे में उन लोगों ने जानकारी दी कि ये शिक्षा दी जा रही थी। और इमाम के बारे में भी उन लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा व्यवहार था, सारे बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन कैमरे में कैद करने की कोशिश जब की गई तो सारे लोग फरार हो गए। सवाल तो यही कि आखिर डर किस बात का, आखिर क्यों लोग डरे हुए, आखिर क्या ऐसा वहां हो रहा था जो बताने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे? बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र। तो देखिए 98 घंटे हो गए हैं, 98 घंटे से ज्यादा 100 घंटे होने को है, लेकिन अब तक बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर नालंदा के हिलसा अनुमंडल के दीरी पर गांव में एक बुजुर्ग महिला का शौचालय में रहने का वीडियो वायरल किया गया, लेकिन पड़ताल में अलग ही सच्चाई सामने आई है। दरअसल गांव के लोगों ने महिला को योजना का लाभ दिलाने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। न्यूज 18 के सहयोगी अभिषेक कुमार ने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि महिला का अपना अलग घर है और शौचालय में रहने की बात बिल्कुल गलत है। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शौचालय में महिला की रहने की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। और देखिए महिला इसी घर में रहती है, घर भी हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, लेकिन जब हमारे सहयोगी अभिषेक ने इस वीडियो की पड़ताल की तो सच सामने आया और पता चला कि महिला का अपना घर है और योजना का लाभ दिलाने के लिए फर्जी तरीके से शौचालय में उन्हें रखकर यह वीडियो बनाया गया था। तो देखिए फर्जी वीडियो सामने आया था नालंदा से, जहां एक बुजुर्ग महिला शौचालय में रह रही है ऐसी जानकारी दी गई थी, लेकिन जब हमारे सहयोगी अभिषेक ने इस पूरे वीडियो की पड़ताल की तो सच जो है अलग ही निकलकर सामने आया। पता चला कि महिला का अपना घर है और उसे योजना का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही थी। योजना का लाभ दिलाने के लिए फर्जी तरीके से वीडियो बनाया गया, उसे वायरल किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई और जो वीडियो है वो फर्जी साबित हुआ है। नालंदा की एक खबर थी जहां से वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सारे सवालों पर विराम लग गया है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के
क्रायपुर प्रखंड क्षेत्र के दिरीपर गांव में, जहां 2 दिन पूर्व एक वायरल वीडियो ने सनसनी फैला दी थी। लेकिन आज वो वायरल वीडियो की आज हकीकत जाने पहुंचे, जहां देख सकते हैं कि जो कौशल्या देवी का जो मकान है वो पूर्व में क्षतिग्रस्त हो गए थे। और ये कारण है कि इनका जो 3 बेटा है, जिसमें एक बेटा की तो मौत हो चुकी थी और एक बेटा दिल्ली में रहते हैं, जबकि दूसरा बेटा हिलसा में साइकिल की दुकान चलाते हैं और वहीं फ्लाइट लेकर रहते हैं। इनका ये बता दें कि यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो यहीं पर है वो खाना बनता है। कौशल्या देवी यहीं पर आके खाना बनाती है और ये जो सारा बर्तन है, ये चूल्हा है, सारा यहीं पर खाना बनाती है। और ये जो मकान है, जो यही झोपड़ी में रहती है, करकट नुमा है। अब दिखा सकते हैं कि जो करकट है ये इसी में के नीचे रहती है। हालांकि कौशल्या देवी का कहना है कि ये करकट से पानी चूता है, लेकिन करकट कहीं नहीं फूटा हुआ है और इससे ये साफ सही होता है। कहीं ना कहीं ये अपने लाभ के लिए, हालांकि लाभ तो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से लाभ लेने के लिए ये साजिश बुनी गई थी, वो साजिश कहीं ना कहीं गलत साबित होती दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं जो ईंट है यहाँ पर से तत्काल हटाया गया था और ये जो टीना है, ये जो टीना का निशान मिल रहा है, ये टीना यहाँ पर रखा हुआ था और यहाँ से हटाया गया है। यहाँ पर जो यह चौकी है, चौकी दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट है, ये जो ढिबरी है यहीं पर रहती थी और यहाँ पर लाइट जलता था इनका और इसी में गुजर बसर करती थी। ये जो छोटी सी कमरा में, इसमें देख सकते हैं ये जो चौकी है, ये चौकी पर ये रहती थी और यहीं पर सोती थी। लेकिन 2 दिन पूर्व ये जो जलावन है ये शौचालय में रखी हुई थी और वहाँ से यहाँ उठाकर वो मकान के लिए, सिर्फ मकान के लाभ के लिए या अपना इस तरह से ग्रामीणों के द्वारा जो राजनीतिक है उसे यहाँ पर ये किया। ये देखिए मच्छरदानी है, सारा व्यवस्था इनका है, लेकिन ये शौचालय में रहने को जो बताया जाके मजबूर हैं और साफ दिख सकता है। यहाँ पर और दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो है यही शौचालय है और यही शौचालय में देख सकते हैं कि ये शौचालय में ये रहती है। बताया जाता है कि यहीं सोती थी, लेकिन कैसे सो सकती है ये सवालिया निशान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टमाटर है, परवल है, इतनी महंगी सब्जी ये खा रही है और इसे ये कहना है कि गरीब हैं, इनके बेटा भी रहने के लिए, इनको लेने जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बेटा के यहाँ जाना नहीं चाहती है। अब हुआ रहे लकाल ठन के एकरा में कह रात भर का मच्छर नोच के खो बड़ी तकलीफ रहा। अब हुआ ई एरा नहीं रहा झोपड़िया में, ई झोपड़िया के कर है, ई झोपड़िया रहे हमरे बेटा से पहले के ओने हाली घर बा बेटा। अब वो गिर गए ओने तर टुकड़ा टुकड़ी जरी मानी जौट पौट सब सरिया दल के आए तटी टूल बच्छर से रहा है। तो जैसा देख सकते हैं कि इनका कहना है कि मेरे पास 4 कट्ठा ज़मीन है, इसके अलावा कई और ज़मीन है, लेकिन इनके बेटा ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि आज ये इस झोपड़ी को छोड़कर ये शौचालय में जो बता रहे कि हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की सूरत बदलने लगी है और यह अब हाईटेक होने लगा है। 7 साल में पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है और अभी से यहां कई नई सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं। नया सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड बनते ही मरीज शिफ्ट हो गए हैं और पुराने वार्ड को खाली करा लिया गया है। 30 बेड का नया सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से एयर कंडीशनर है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से भी ये लैस है। सभी मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो वार्ड में पर्याप्त स्पेस भी है। अस्पताल अधीक्षक की माने तो अब मरीजों का फर्श पर इलाज करने की नौबत नहीं आएगी और न ही वार्ड में कहीं भीड़ जमा हो पाएगी। इसके अलावा 4 नए ओटी का भी निर्माण हुआ है, जिसकी शुरुआत हो गई है। मरीज के परिजन भी मानते हैं कि नया सर्जिकल इमरजेंसी किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है, जहां मरीजों को मुफ्त में हाईटेक सुविधाएं मिल रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की तस्वीरें बदलने लगी है। एक तरफ जहां वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पुराने इमरजेंसी वार्ड को देख सकते हैं कि रिनोवेट किया जा रहा है। यही वजह है कि तमाम जो मरीजों की भीड़ आप देख पा रहे थे, फिलहाल खाली करा दिया गया है। यानी जो यहाँ के मरीज थे उनको अब सर्जिकल इमरजेंसी में शिफ्ट करा दिया गया है, जो सर्जिकल इमरजेंसी नया बनकर तैयार हुआ है। यही वजह है कि देख सकते हैं जो वर्षों से ये इमरजेंसी आप देख पा रहे थे कि लगातार मरीजों की भीड़ होती थी, यहां तक कि बेड के अभाव में फर्श पर भी मरीजों का इलाज करना पड़ता था। डॉक्टर्स लाइन चढ़ाते थे यहां पर फर्श पर,
ये वही पुराना भवन है और देख सकते हैं कि पूरा खाली करा दिया गया है। एक बदलाव की तस्वीर है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक तरफ जहां 5500 बेड का वर्ल्ड क्लास बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सर्जिकल इमरजेंसी तैयार हुआ है तो पुराने जो सर्जिकल वार्ड है उसको खाली करा दिया गया है और इसको फिर से नए सिरे से अब डेवलप किया जाएगा, जिसको लेकर अभी फिलहाल यहाँ पर मरीज नहीं है। अस्पताल के अधीक्षक हैं हमारे साथ डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे बात करेंगे। सर ये बताया जाए कि फिलहाल जो हम देख रहे हैं इसको किस पर्पज से खाली कराया गया? एक्चुअली इसमें जो है सो इमरजेंसी वार्ड बनेगा टोटल जो है, और मॉडर्न जैसे कि ट्रायल जो बनेगा तो यहाँ हो जाएगा रिनोवेट करके। ये वर्ल्ड क्लास जो हम समझते हैं कि पटना में क्या दिल्ली वगैरह में भी इस तरह का इमरजेंसी शायद नहीं रहेगा। अत्याधुनिक पीएमसीएच यानी वर्ल्ड क्लास का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वर्ल्ड क्लास मोड में पीएमसीएच आ गया है जो सर्जिकल इमरजेंसी बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं कि सभी बेड के बीच अभी जो आपको हम डिस्टेंस दिखा पा रहे हैं तकरीबन 4.5 से 5 फीट गैप दिया गया है। कोविड काल भी है, यहाँ पर भी 4.5 से 5 फीट गैप है और मरीजों को बड़ी राहत है क्योंकि जो सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड है पूरी तरह से वातानुकूलित है। सभी बेड पर मरीज फिलहाल दिख रहे हैं। हम अधीक्षक से बात करते हैं। सर कितने बेड का अभी ये तैयार हुआ? ये 30 बेड जो है सो हम लोग रखे हुए हैं। 15 बेड इस साइड है, 15 बेड उस साइड है। 30 बेड पर चल रहा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन ये काफ़ी है। चूँकि सुबह में हम डेली मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर लेते हैं या आईसीयू में शिफ्ट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जाम नहीं रहता है, भीड़ नहीं लगी रहती है। पहली बार पीएमसीएच आए हैं, इससे पहले भी आए थे? इससे पहले भी आए थे। कैसा था पीएमसीएच? अच्छा है। कैसा था उस वक्त? मतलब इससे मतलब थोड़ा 19 था। 19 था जी। अभी कैसा लग रहा है? उससे अच्छा है। पिछले बार बेड मिला था, जमीन पे इलाज कराए थे? जमीन पे इलाज कराए थे। अभी क्या है? बेड मिला है। ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन से यहाँ पहुंच रहा है। जो सीरियस मरीज हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आप बिहार की जनता है और इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, आपके मन में अगर कोई भ्रम है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जाएंगे बेहतर इलाज नहीं होगा, तो न्यूज 18 इस तस्वीर से आपको वाकिफ करा रहा है कि ये ट्रेलर है। सरकार कह रही है कि फिल्म अभी बाकी है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में अगले कुछ घंटों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। मानसून पूर्णिया और अररिया के रास्ते से प्रवेश करेगा और इससे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना भी है। इससे पहले पटना में भी मौसम बदल गया। आसमान में बादल के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश भी शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना में बदलते मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। दिनों से भीषण तपिश और उमस झेल रहे हैं बिहार के लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मानसून आज शाम तक बिहार में प्रवेश कर जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मानसून पूर्वी जो बिहार है उसी इलाके से सूबे में प्रवेश करेगा। इसके बाद अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी बह सकती है। कुछ एक जिलों में तो भारी बारिश के भी आसार बने हुए हैं। शुक्रवार की बात कर लें तो बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हुई है, चाहे वो पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, खगड़िया हो, तमाम रोहतास हो, तमाम जिलों में बारिश हुई थी और वज्रपात भी हुआ था। वज्रपात में पटना की ही अगर बात कर ले तो फतुहा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वैशाली में 1 की मौत हुई थी, जबकि खगड़िया में 2 लोग वज्रपात की चपेट में आ गए थे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगह प्री मानसून की बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे जो आसार बन रहे हैं वैसे में आज शाम तक मानसून के प्रवेश होने की संभावना जताई जा रही है। यह पूर्व मानसून की बारिश जो हुई कल, वैसे में कई जगह लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन आज शाम प्रबल जो आसार हैं मानसून के, ऐसे में बिहार की ओर झारखंड के रास्ते अगले कुछ घंटे में ये मानसून आगे बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बागडोगरा में मानसून का आगमन समय से 2 से 3 दिन पूर्व हुआ है, लेकिन वहां आकर 24 से 48 घंटों के लिए मानसून कमज़ोर पड़ गया, यानी मानसून एक तरीके से ठिठक गया। लेकिन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बने प्रभावी चक्रवाती परिसंचरण और राज्य भर में सतह से 9 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी हवा का प्रभाव बनने से राज्य में मानसून के आगमन की राह जो है वो धीरे धीरे और आसान बन गई है। और निश्चित तौर पर ये जो मौसम है, अभी राजधानी पटना के मौसम को अगर आप देखें तो ये कितनी राहत देने वाली है, ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप महसूस कर सकेंगे। आकाश में बादल छाए हुए हैं और जो उमस थी कल, काफ़ी उमस महसूस की थी लोगों ने,
वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने में लगे हैं। सड़कों पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर वैशाली के मनार में आंधी ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ 1 दर्जन से अधिक घरों के छज्जे गिर गए, कई गरीबों के मकान ढह गए, जिससे कई परिवारों के सामने सिर छिपाने की मुश्किल हो गई है। घरों के क्षतिग्रस्त होने से कई लोग घायल हुए हैं। जगह जगह बड़े बड़े पेड़ भी गिरे हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्थिति गंभीर है। है ना उड़ान में जाकर छपरा में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट के बीच वज्रपात का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से उसमें आग लग गई। घटना एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ के पास की है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन बिजली गिरने के बाद इस इलाके के लोग काफी दहशत में हैं। बना ले। कैमूर में करमनासा नदी पर करोड़ों की लागत से बने कारेराम पुल का अप्रोच पथ टूट गया है। इसके बाद लोग एक बार फिर चचरी पुल के सहारे नदी को पार करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कैमूर में बिहार यूपी को जोड़ने वाला एक काफी महत्वपूर्ण पुल है और 5 साल से इस पुल का निर्माण का काम चल रहा था। पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच पथ का काम कच्चा और घटिया किए जाने से, बल्कि पहली बारिश में ही हल्की बारिश में ही टूट गया। अप्रोच पथ का एक साइड का गाइड भी टूट गया, जिसके बाद अब इस पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इस पुल पे हम लोग हमेशा मांग उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि ये हम लोग इस पुल से संतुष्ट नहीं हैं। और ये पुल में जो भी काम हो रहा है, 3rd क्लास का काम हो रहा है, इसमें बहुत दलाली भी चल रहा है और इसमें कोई बोलने के इच्छुक नहीं है, कोई सामने आता नहीं है। लेकिन हम लोग बिहार के होकर भी हम लोग इस पे हमेशा आवाज़ उठाने का काम करते हैं और वो नतीजा आज आप लोग सामने भी देख सकते हैं कि इसका पाया भी टूट गया और 3rd क्लास का सारा मटेरियल इसमें है, 2 नंबर का है, सब 2 नंबर का है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा जरा टीका 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 लगाया क्या। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।